एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट MCQ लेके आया हूं जो समकालीन विश्व में सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 है। वीडियो इसके ऑलरेडी बने हुए हैं 2 पार्ट में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि आपके चैप्टर से जुड़े सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 7 जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आइए इसके सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था। इसका सही उत्तर है 1998। 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत ने पहली बार परमाणु उपकरण का परीक्षण कब किया? परमाणु परीक्षण और परमाणु उपकरण का परीक्षण ध्यान से समझिएगा कि परमाणु उपकरण का परीक्षण जो है हमारे भारत में सबसे पहले 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है अलकायदा डैश का एक समूह है। आपको पता है कि अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है जिससे पूरा विश्व परेशान है और हम भारत के रहने वाले लोग तो इससे कुछ ज्यादा ही परेशान है क्योंकि ये चारों तरफ जो है वो अशांति फैलाने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने का काम करता है, निर्दोष लोगों को मारने का काम करता है। तो ऐसे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है अलकायदा डैश का एक समूह है तो ये इस्लामी समूह है। इस्लामी कहने का मतलब है जो मुसलमान लोग का जो धर्म होता है इस्लाम, उससे जुड़े हुए ये अलकायदा आतंकवादी का एक गिरोह है, ये उन्हीं के सदस्य हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर जो समझौता है वो 1972 में किया गया था। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है तुस्ती जनजाति में है, क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी समझिएगा, पिछले साल पूछा भी गया था। तुत्सी, तुत्सी इसका नाम है, तुत्सी जनजाति में है रवांडा, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए रवांडा। तुत्सी जनजाति में रवांडा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निशस्त्रीकरण के लिए सभी राज्यों को कुछ प्रकार का परित्याग करना आवश्यक है। देखिए निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार छोड़ना। आप किसी प्रकार के यदि अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हैं लड़ाइयों में और उसे आप छोड़ देते हैं तो उसे ही निशस्त्रीकरण कहते हैं। और यहाँ पे राज्य कहने का मतलब है, यहाँ पर राज्य कहने का मतलब है कि आपके देश से रिलेटेड है। अगर देश किसी भी प्रकार का हथियार का उपयोग करता है तो उसे हम शस्त्रीकरण कहते हैं, लेकिन अगर जैसे ही वो उन हथियारों को छोड़ देता है तो उसे हम निशस्त्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कितने राज्यों ने रासायनिक हथियार सम्मेलनों को स्वीकार किया है? अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व के अंतर्गत आने वाले कितने देशों ने अभी तक रासायनिक हथियार का जो सम्मेलन है, जो केमिकल वेपन बनाया जाता है, जो रासायनिक हथियार बनाए जाते हैं, उनको स्वीकार किया है? 181 देशों ने, 181 देश ने अभी तक रासायनिक हथियारों के सम्मेलन को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जैविक हथियार सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? जैविक हथियार सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। 1972 में जैविक हथियार के सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? 1973। अगेन रिपीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से शब्दों का हेर फेर होता है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको याद रखना है कि 1973 में क्या हुआ? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन असुरक्षा का स्रोत है? देखिए आतंकवाद भी असुरक्षा का ही स्रोत है, वैश्विक गरीबी भी असुरक्षा का ही स्रोत है और विद्रोह भी असुरक्षा का स्रोत है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आतंकवाद, वैश्विक गरीबी और विद्रोह तीनों जो है वो असुरक्षा का ही स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि क्या है वो भी मैंने आपको चैप्टर में बताया है। यदि आपने वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें ताकि आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी डिटेल्स में प्राप्त हो जाए। तो परमाणु अप्रसार संधि जो है वो 1968 में हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है
अलकायदा ने किस तारीख को अमेरिका पर हमला किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे इतिहास के लिए एक बहुत ही दुखद घटना भी है कि 11 सितंबर 2001 में अलकायदा के कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका के अंदर हमला कर दिया था। और ये अमेरिका के लिए भी बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि उस समय का सबसे वर्चस्वशील देश होने के बाद भी उस देश की स्थिति ऐसी हो गई कि वो चारों खाने चित हो गया था अलकायदा के इस हमले के बाद। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की सुरक्षा नीति के घटक है क्या? देखिए, सैन्य क्षमता को मजबूत करना भी हमारे सुरक्षा नीति का ही एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय नियम को भी मजबूत करना इसका हिस्सा है। देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना भी हमारे यहाँ भारत की सुरक्षा नीति में आता है। तो यहाँ पे आप उपरोक्त सभी कह सकते हैं या इनमें से सभी इसके सही उत्तर में ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में किया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जॉन अब्राहम जो फिल्म स्टार हैं, अभिनेता हैं, उनकी फिल्म भी आ चुकी है, उन्हें भी देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छा फिल्म है। हमारे इसी कहानी के ऊपर है वो फिल्म। अगला प्रश्न हमारा कहता है नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। क्या बनाया? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम। अगर आपसे पूछा जाए नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किसने बनाया, तो आप वहां पे बताइएगा यूएस ने बनाया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ने बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया, या फिर अमेरिका ने बनाया। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व तो किस पर है? सुरक्षा परिषद का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है एक सुरक्षा परिषद, जिसके अंतर्गत विश्व के आने वाले सभी देशों के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य मेनली सुरक्षा परिषद ही करता है। और इसके कुछ अस्थायी सदस्य भी हैं और अस्थायी सदस्य भी हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल से इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। कहाँ है? राजस्थान के साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में किया गया। 1998 में किया गया दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का नया स्रोत है? देखिए, आतंकवाद तो शुरुआत से ही पूरे विश्व के लिए एक खतरे का स्रोत बना रहा है। चाहे वो कोई सा भी आतंकवादी संगठन हो, हमेशा से वो पूरे विश्व में एक तरह से दुष्प्रभाव भी डाला है, निर्दोषों की हत्या ही की है, आम नागरिकों को परेशानी किया है और देश के अंदर अखंडता को तोड़ने का काम किया है। तो आतंकवाद शुरुआत से ही पूरे विश्व के लिए एक समस्या का स्रोत बना हुआ है। वैश्विक ताप वृद्धि, जिस तरह से हमारे पूरे वातावरण के टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही है। और वैश्विक निर्धनता, जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और पूंजीपति लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और आम लोग जो गरीब हैं उन्हें और ज्यादा नीचे धकेल दिया गया है, तो ये भी एक समस्या है बहुत बड़ा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ अटपटा है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। लेकिन और देशों के द्वारा मांग की जा रही है कि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 ही देश पूरे विश्व पटल पे ऐसे नहीं है जिनके माध्यम से सारे काम पूरे विश्व अपने मर्जी से, तो इनके मर्जी से करेगा। तो इसमें मांग चल रही है कि आप इनमें देशों की सदस्यता को बढ़ाएं, मतलब अस्थायी या अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाएं। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर लें हम, तो इसमें अभी सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। मैंने कई बार बता रखा है, अस्थायी सदस्य में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस आता है, ये अस्थायी सदस्य हैं। इसके बाद 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनकी कार्यकाल 2 साल की होती है। और अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल मतलब सीमा निर्धारित नहीं, वो हमेशा होते हैं, परमानेंट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, शक्ति संतुलन भी परंपरागत सुरक्षा नीति का ही अंग है, गठबंधन की राजनीति भी उसी का अंग है और सामूहिक सुरक्षा भी उसी का अंग है। इस तरह से आप यहाँ पे इन तीनों ऑप्शनों को सही बता सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, तो वहां पे ये सारे सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1939 से 1945 तक चला, ये जब जैसे युद्ध समाप्त हुआ ना, तो शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध को हम इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि अब शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई,
तो 1991 में हुई, 1991 में। अब अगर आपसे ये भी पूछ दे कि क्यों हुई, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि शीत युद्ध मुख्यतः दो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में था, एक यूएस था और एक यूएसएसआर। यूएस को हिंदी में आप संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हो और यूएसएसआर को उधर सोवियत संघ कह सकते हो। तो जब सोवियत संघ 1991 विघटित हो गया, टूट गया, तो यहाँ पे शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इस तरह से आपके कई सारे पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई? 1995 में हुआ, 1995 ईस्वी में सुरक्षा धारणा के तहत जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनका संधि हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें से 1/3 युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन था? तो शीत युद्ध के कारण हुआ। जितना भी युद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो भी देशों के अंदर गृह युद्ध हुआ या फिर आपको मैंने बताया था चेचन्या वगैरह जो जगह था यहाँ पे काफी परेशानियां हुई थी, वो सब शीत युद्ध के कारण हुआ था, कोल्ड वार के कारण हुआ था। ये कोल्ड वार तो दो महाशक्ति आपस में कर रहे थे, लेकिन इनके बीच ना बहुत सारे देश पिस रहे थे। आगे की बात करते हैं कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? तो सामाजिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 जो है वो जो है हमारे सुरक्षा का परंपरागत धारणा में नहीं आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध किससे है? मित्र देशों की रक्षा से। यदि आपसे सुरक्षा की परंपरागत धारणा पूछे तो इसके अंतर्गत आने वाले देशों की सुरक्षा करना ही इसका मूल कर्तव्य होता है। ऐसे में आप मित्र देश की रक्षा इसका सही उत्तर बता देंगे। इस तरह से आपने देखा कि आपके क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर 7, इसके सभी इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको इन सभी एमसीक्यू में से किसी भी एक एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो हमें यह पता चल पाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे स्पेशल एक वीडियो बनाने की जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।